नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। इंतज़ार था जो आज पूरा भी हुआ, लेकिन उसके बाद इंतज़ार और मज़ीद 4 हफ्तों का अब शुरू भी हो गया। जी हां, 19 दिसंबर को पहली बार CAA के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 4 हफ्तों के बाद उसकी सुनवाई रखी थी, यानी कि आज उसकी सुनवाई हुई। लेकिन आज जब सुनवाई हुई उसके बाद फिर से 4 हफ्तों के बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी। तो लेकिन जो इसका नटशेल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन अर्जियों को डिसमिस नहीं किया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे भी नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब तक हम मरकज़ का जवाब नहीं सुन लेते, एक तरफा सुनवाई पर हम स्टे नहीं लगा सकते। तो अब ये जो 4 हफ्तों का मजीद इंतज़ार है, इस इंतज़ार में कितने वाक़यात, कितनी तरह की बयानबाजियाँ और कितने तरह की और सरगर्मियाँ शुरू होंगी, एहतजाज का जो सिलसिला है वो किस तरह से रुख लेगा, हम इसी पर आज करेंगे बातचीत। तो एहतजाज से इंतज़ार तक का आज की जो अहम खबरें हैं, जिसमें सबसे अहम खबर बेशक सुप्रीम कोर्ट में आज CAA के मामले पर जो 140 से ज़्यादा अर्जियां थीं उस पर सुनवाई को लेकर है कि इस खबर में सुप्रीम कोर्ट में दरअसल आज क्या कुछ हुआ, क्या दलीलें दी गई और जो वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका तर्क क्या था, उनकी दलील क्या थी और क्या अब ये समझा जाए कि ये जो मामला है अब वो आईनी बेंच के सुपुर्द हो जाएगा, यानी कि जब 5 जजों की बेंच सुनवाई करती है सुप्रीम कोर्ट में तो उसे आईनी बेंच समझा जाता है। तो आज जो सुनवाई हुई थी वो 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी। तो हम पहले आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। खबर खास में आज की 8 अहम तस्वीरें क्या हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए और आपको बताते हैं कि आज किस तरह से सबसे जो पहली खबर है वो यही है कि CAA पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि चूंकि 140 से ज़्यादा अर्जियां CAA पर मौसूल हुई हैं और इन 140 से ज़्यादा अर्जियों पर जब तक मरकज़ का हमें जवाब नहीं मिल जाता है तब तक हम एक तरफा मतलब इस मामले की सुनवाई करते हुए हम इस पर स्टे नहीं लगा सकते। ये अलग एक सवाल है लोगों के जहन में कि क्या स्टे लगाया वाकई नहीं जा सकता था या क्या स्टे लगाया जा सकता था। ऐसे सवाल लोगों के जहन में हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों का कुछ हद तक जवाब आप तक हम पहुंचा पाएं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई का वक्त था तो जैसा वहाँ पर हमारे नुमाइंदों ने भी बताया कि वहाँ कोर्ट जो है आज बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं कि खचाखच भरा हुआ था। इतना ज़्यादा कोर्ट में लोगों की भीड़ थी कि वकीलों तक को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा भी, जज से कहा भी कि इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए और इससे मुश्किलात पेश आ रही हैं। बहरहाल आज जो इसको लेकर जो अर्जियां दी गई थी और अर्जी गुजारों की तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी, जिसमें कपिल सिब्बल थे और अभिषेक मनु सिंघवी थे, इन्होंने कहा कि आप इस मामले पर कोर्ट जो है वो क्या स्टैंड अभी फ़िलहाल ले रहा है। कोर्ट का कहना था कि जब तक हम पूरे के पूरे अर्जियों पर मरकज़ को जो हमने नोटिस दिया है उसका जवाब नहीं मिल जाता है, हम इस पर अभी कोई रोक नहीं लगा सकते। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम रोक की मांग नहीं कर रहे हैं, आप बेहतर कि इसे आईनी बेंच के सुपुर्द कर दें और तब तक 3-4 हफ्तों के लिए NPR का जो प्रोसेस है उसे आप रोकने के लिए कहें। और जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कुछ इसी तरह की दलील दी थी। तो इस पर वेणुगोपाल जो हुकूमत की तरफ से जो जज के सामने अपनी बातें रख रहे थे, उनका ये कहना था कि जो हमें अर्जियां, इससे पहले जो कोर्ट का नोटिस आया था जब 19 दिसंबर को पहली बार समाअत हुई थी, तो जब मरकज़ को नोटिस दिया गया था तो इन 4 हफ्तों में मरकज़ को उसका जवाब देना था। वेणुगोपाल ने कहा कि चूंकि हमें उस वक्त तक 60 अर्जियां हमें सर्व की गई थी, गवर्नमेंट को सर्व की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हमारा उसका जवाब रेडी है। लेकिन अब चूंकि 140 से ज़्यादा अर्जियां हैं कुल मिलाकर, तो हमें इसका जवाब देने के लिए वक्त दिया जाए। जो हमें अपने नुमाइंदों से पता चला है कि 6 हफ्ते का वक्त मांगा गया था अटॉर्नी जनरल की तरफ से, लेकिन जजेस ने उन्हें 4 हफ्तों का वक्त दिया है। तो यानी कि 60 के अलावा जो दीगर अर्जियां थी उसका जवाब लेने के लिए
जवाब दाखिल करने के लिए अटॉर्नी जनरल ने 4 हफ्तों का वक्त दिया गया। 6 हफ्तों का उन्होंने वक्त मांगा था, पर 4 हफ्तों का वक्त दिया गया। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हमें ये जवाब मौसूल नहीं हो जाता और हम दोनों तरफ की बात को सुन नहीं लेते, हम इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे। और अगली तारीख जो है वो 4 हफ्तों की बात की है। 4 हफ्तों तक में मरकज़ को जवाब देना है उन तमाम 140 अर्जियों पर, और उस जवाब के बाद जो हियरिंग होगी तो उस हियरिंग में ये भी आज के प्रोसीडिंग से ये एक इस बात के इम्कान है, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद कोर्ट जो है उसी दिन ये तय करेगी कि आया इस मामले को आईनी बेंच के हवाले कर दिया जाए, यानी कि 5 जजों के बेंच के सामने रखा जाए। चूंकि ये जो CAA को लेकर जो अर्जियां दायर की गई हैं, इसमें जिस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन किया गया है उसमें ये बताया गया है कि ये आइन से टकरा रहा है। तो चूंकि आइन का इसमें इंटरप्रिटेशन हो चुका है, इसलिए बहुत मुमकिन है कि अगली तारीख में ये फैसला हो सकता है कि इसे आईनी बेंच के हवाले कर दिया जाए, चूंकि इस पर भी आज बात हुई है। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि CAA पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, ना ही अर्जियों को खारिज किया है। तो मरकज के पास अभी 4 हफ्ते का वक्त है। 4 हफ्ते में मरकज को इसका जवाब देना है। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं, जो उसका एक पहलू ये भी है कि 4 हफ्तों के लिए मरकज को जो वक्त मिला है उसे आप राहत के तौर पर ताबीर कर सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है इमारत शरिया की। आज एक बहुत अहम मीटिंग हुई है बिहार के पटना में, और पटना में इस मीटिंग में कई दूसरी जमातें भी शामिल थीं। इनमें जो वहाँ के सियासी जमातें हैं और जो समाजी तंजीमें हैं, वो काफ़ी बड़ी तादाद में उनके नुमाइंदे मौजूद थे। इसमें रालोसपा के और रीताराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और कई लोग ऐसे मौजूद थे। तो ये एक अहम मीटिंग थी इसके ताल्लुक से कि CAA, NRC और NPR के ताल्लुक से क्या फ़ैसला लिया जाए, किस तरह से आगे इसको जो है एक हिकमत अमली तैयार की जाए। तो इस मीटिंग में ये बात सामने रखी गई कि दरअसल ये जो कानून है इसका अगर जो एक असर पड़ेगा तो वो ऐसा नहीं है कि किसी एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल यानी किसी ख़ास कम्युनिटी के लोगों पर इसका असर पड़ेगा, बल्कि इसके असर में मुल्क के बेशतर शहरी आ सकते हैं। तो वहाँ पर इस मीटिंग में तय किया गया है कि इस पर जो है बहुत ज़्यादा एक संजीदा पहल करनी होगी और एक हिकमत अमली तैयार करके इसके बारे में बेदारी लानी होगी। अवाम को ये बताना होगा कि इस कानून से क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। तो और आप जो तीसरी तस्वीर देख रहे हैं, वो जो तीसरी तस्वीर भी वो काफ़ी अहम है। ये तस्वीर एक रोज़ कबल की है। दरअसल कल देर शाम जो काफ़ी देर रात तक गुलबर्गा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हुए थे। और उस कॉन्फ्रेंस में बायां बाजू की जमातें, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे और उलमा कराम और दूसरे कई मज़ाहिब के लोग भी उसमें शामिल थे। तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्फ्रेंस था जो कल देर रात तक चला। और उसमें आप ये तस्वीरें अगर आपको हम दिखाएंगे बाद में तो आप देख पाएंगे कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। गुलबर्गा की तस्वीर है। कर्नाटक में कई शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी मतलब रैलियां या फिर कह सकते हैं कि जलसे जुलूस हुए हैं। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है इटावा की। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक बार फिर पुलिस का एक्शन जो है वो काफ़ी सुर्खियों में है। मैं चाहूँगा कि इस इटावा की तस्वीर को पूरे स्क्रीन पर एक बार दिखा दें। ये इटावा की तस्वीर है जब वहाँ पर ख़वातीन काफ़ी बड़ी तादाद में मुजाहरा कर रही थी, बिल्कुल उस पैटर्न पे जैसे दिल्ली में शाहीन बाग में ख़वातीन धरने पर बैठी हैं और ख़वातीन के साथ जो कि रात में वहाँ पर ठहरती हैं, तो उनके आसपास जो उनके घर के अफराद हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन पुलिस ने अचानक वहाँ पर जो है ये एक्शन लिया और बिल्कुल धक्का मुक्की करते हुए और लाठियाँ चलाई पुलिस ने, जबकि उसमें जो वहाँ पर जो लोग मुजाहरा कर रहे थे उसमें काफ़ी बड़ी तादाद ख़वातीन की भी थी, आप तस्वीरों में देख पाएंगे। और ख़वातीन चूँकि रात भर वहाँ वो धरने पे बैठी थी, तो इसलिए उनके साथ साथ वहाँ पर उनके जो घर के लोग थे वो भी उनकी हिफाजत के तौर पर एक तरह से मौजूद थे। और पुलिस ने अचानक बेदरीग वहाँ पर लाठियाँ चलानी शुरू की और कईयों को ज़ख्मी हो गए लोग। और सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर पुलिस इस तरह से ये किस तरह का रवैया है, मतलब भीड़ को काबू में करना या भीड़ को समझाना बुझाना या उन्हें समझा बुझाकर हटाना, क्या ये एक तरीक़ा नहीं हो सकता है? इस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में पुलिस पर बार बार सवाल जो उठ रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस के एक्शन में ऐसा क्यों जो है इतनी सख्ती देखी जा रही है।
बात ये कही जा रही है कि वहां पर पुलिस का जो नैरेटिव था कि 144 नाफिज था, तो 144 तो नाफिज था, इसलिए वहां पर ये असेंबलिंग जो है वो ये गैदरिंग सही नहीं थी। उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ सवाल उठे कि लखनऊ में 144 था नाफिज था, तो लखनऊ में भी एक गुज़िश्ता आपने देखा कि बहुत बड़ी रैली हुई थी, एक पार्टी की बड़े नेता भी वहाँ पहुँचे थे। तो अगर रैली हो सकती है, फिर वहीं पर अगर कुछ दूरी पर अगर प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई खामोश एहतजाज कर रहे हैं, बैठकर धरना दे रहे हैं, तो उस पर ये पुलिस का एक्शन। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि इटावा में ये जो खवातीन वहाँ मौजूद थी उन्होंने क्या कहा है, ज़रा सुनिए। हम लोगों को प्रोटेस्ट करते में यहाँ पर लाठी मारी हमारे कजिन्स लोग को, हमारे भाई लोगों को, और उसके बाद जो हम लोग और गाली का यूज किया हम लोग को इतनी बुरी तरह की बाहर इन लोगों ने हम लोग को फिजिकली टॉर्चर किया, और उसके बावजूद इन्होंने हम लोग को भगाया, और यहाँ तक कि हम लोग को, मेरे कजिन को भी ले गए और उनको भी वापस नहीं कर रहे। और हमारा राइट है प्रोटेस्ट करने, तो हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा? क्यों? ये हमारा राइट है, ये देश ये करने दिया जाए ना। ये देश ये जगह सिर्फ इनकी है, ये जगह हमें इजाजत दीजिए, हमारा हक है प्रोटेस्ट करना, हम करेंगे और हम करेंगे। हम लोग इतने बुरे तरीके से इसको तो हो रहा है कि इन्होंने खाना नहीं खाया। हम लोग सुबह से बच्चों के लिए बैठे हैं, हमारे खाने की फिक्र नहीं है, हमारी परवाह कर रही है। वो लोग अपनी जान पर खेल के, उन लोगों ने कितने सदियों से खाया, शाहीन बाग की औरतें, उन लोगों को इनने एक टाइम की रोटी नहीं खाई, तो उनको इतना मलाल, किस बात का मलाल? हमें ये बताया जाए। हमारे आगे लोग मारे जा रहे हैं, इतने मर गए प्रोटेस्ट करते हुए, उनके बारे में कोई बोल रहा है नहीं। जनता को इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया, हम लोग को भगाया, मारा, हम लोग को गाली दी। तो ये आपने सुना कि वहाँ पर जो धरने पर ख़वातीन थी उनका क्या कहना था। उनका कहना है कि एहतजाज करना या किसी भी बात से जिस पे हम राज़ी नहीं है या सहमत नहीं है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये हमारा आइनी हक़ है, तो हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है। वहाँ पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा था। हालांकि पुलिस के नैरेटिव में ये बात सुनने को मिली है कि पुलिस ने शायद कहा है कि पथराव हुआ था, जबकि ये वहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हैं कोई पथराव हुआ हो। लेकिन जो तस्वीर सामने है हम सिर्फ उसके बिना पर ये बात कह पा रहे हैं। और जो आपने सुना है जो मुजाहरे में लोग थे, और अगर आपने एक बार कह दिया कि आप यहाँ से जाओ, लोग अगर उल्टे पांव चल पड़ते हैं तो फिर पीछे से दौड़ाकर लाठियाँ चलाना, ये बिल्कुल कई सवाल खड़े करता है इस तर्ज अमल पर पुलिस के। बहरहाल तो ये इटावा की तस्वीरें हैं, और हम कुछ और तस्वीरों पर आपको बता रहे थे कि आज जो बड़ी अहम खबरें हैं वो क्या क्या हैं। तो ये आपने चौथी तस्वीर देखी इटावा की थी, और अब कुछ और खबरें जो हम आपको बता रहे हैं कि इटावा के बाद अब देखिए CAA पर जो है ममता बनर्जी लगातार अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। ममता बनर्जी जो मगरबी बंगाल की वज़ीर आला हैं, उन्होंने कई शहरों में, मगरबी बंगाल के कई शहरों में वहाँ पर जुलूस भी किया, रैली भी की, और ममता बनर्जी का ये एहतजाज लगातार अब भी जारी है। वो इसकी मुखालफत कर रही हैं। हालिया दिनों वज़ीर आज़म जब कोलकाता गए हुए थे तो ममता बनर्जी ने उनसे भी मिलकर ये कहा था कि आप CAA और NPR और NRC जैसे कानून को वापस लीजिए। एक और अहम इंकशाफ यहाँ JNU के ताल्लुक से है, जो अगली तस्वीर आप देख रहे हैं। JNU में आपको याद होगा जब हॉस्टल के अंदर वहाँ पर तलबा के साथ जब मारपीट की गई थी, तो उस मारपीट के बाद दो तरह के बयान सामने आए थे। एक तो ये कहा जा रहा था कि जो राइट विंग है उसके लोगों ने, यानी कि ABVP और जैसे लोगों ने वहाँ पर आकर के रात में और उन्होंने चेहरे पर नकाब डाल के मारपीट की है। दूसरा एक नैरेटिव ये था कि जो बाएं बाजू की जो तंजीमें हैं, तलबा तंजीमें हैं, उनसे जुड़े लोगों ने आकर मारपीट की है। उसके बाद आपको याद होगा पुलिस ने वहाँ पर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और ये बताया था कि जो CCTV कैमरेज हैं, जो सर्वर रूम है, वो उसमें फुटेज इसलिए नहीं आ पाया कि सर्वर जो है वो डाउन था और इसके वजह कर वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। जबकि अब यह इंकशाफ हुआ है कि सर्वर सिर्फ 1 से 2 घंटों के लिए डाउन हुआ था, लेकिन उसमें ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं थी और तमाम जो फुटेज, जो रिकॉर्डिंग थी, वो महफूज हैं। तो क्या इससे अगर ये इंकशाफ बिल्कुल सही है तो ये समझा जाए कि अब सही मानों में जो तहकीकात है वो सही तौर पर आगे बढ़ेगी? इसको एक सवाल है। हालांकि JNU के तलबा इसको लेकर पहले से कहते रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक और तस्वीर आप आगे देखिए, बजट आने वाला है, उसमें ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट में शायद जो टैक्स स्लैब होता है उसमें राहत मिल सकती है। ये भी एक अहम खबर है। और आप आखिरी जो तस्वीर देख रहे हैं, राजनाथ सिंह वहाँ नजर आ रहे हैं आपको, जो
वज़ीर दिफा है। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो भी मुहिब्बे वतन हैं। यानी जो एक नैरेटिव है आमतौर से कि जम्मू कश्मीर है, बच्चे हैं, हाथों में पत्थर है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जम्मू कश्मीर के बच्चे भी मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन इन्हें गुमराह किया जा रहा है। कुछ ऐसे ताकतें हैं जो इन्हें गुमराह कर रही हैं। तो वज़ीर दाखिला माफ़ कीजिएगा, वज़ीर दिफा का ये कहना कि जम्मू कश्मीर के बच्चे भी मुहिब्बे वतन हैं, ये वो कह रहे हैं कि वो उन्हें भी वो वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ उनसे ऐसा है, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उन्हें गुमराह करती हैं। तो ये आज की ख़ास ख़बरें हैं जो जल्दी से हमने आपके सामने रख दी हैं, 8 तस्वीरें। अब हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त दिल्ली से। खुर्रम, आज जो है एक इंतज़ार था, वो इंतज़ार आज पूरा भी हुआ, लेकिन यहाँ से फिर एक और इंतज़ार जो है वो शुरू हो गया। यानी कि 4 हफ्तों के बाद आज सुनवाई हुई, फिर से 4 हफ्तों की सुनवाई आगे होनी है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है, इस ताल्लुक़ से एक बार आप भी हमें, हमारे नाज़रीन को बताइए कि आज के सुनवाई में कोर्ट ने जो भी कहा है उसका क्या मतलब है। देखिए, सीधे तौर पर मतलब यह है कि ये जो सुनवाई हुई है आज, उसमें इस नागरिकता कानून जो शहरियत कानून है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है और 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यानी आसाम है, त्रिपुरा है, वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ 2 हफ्ते में जवाब देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा सा बैकफुट पर ज़रूर हुआ है। हालांकि कई तरह के ऑब्जर्वेशन आए और ख़ास तौर से जो 144 के करीब 144 अर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँची थी, जिसमें से 141 जो अर्जियाँ थी वो सब की सब शहरियत कानून के खिलाफ थी। इस समाअत के दौरान एनपीआर का मुद्दा भी उठा, जिसमें कहा गया कि एनपीआर में भी इस तरह की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको भी देखा जाना चाहिए। लोगों में डर का, खौफ का माहौल है, लेकिन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है, एक तरह का इशारा दिया है कि वो इस पूरे मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर भेजेगा, जो 5 रुकनी बेंच होगी, क्योंकि ये 3 रुकनी बेंच है। और जिस तरह की डिमांड की गई थी इस पूरे मामले में कि इस शहरियत कानून पर रोक लगा दी जाए, बल्कि इस तरीके से कहा गया था कि इसको 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, इसकी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। जो कि 30,000 लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, उनकी एक लिस्ट सामने आई है जिनको शहरियत देना है। तो ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर 1 महीने का, कहना चाहिए कि 4 हफ्तों का इंतजार इस पूरे मामले में दे दिया है। तो खुर्रम, जाहिर सी बात है कि अब 4 हफ्तों का इंतजार फिर सबको रहेगा, खासतौर से मुल्क की वो आवाम जो लगातार सड़कों पर है, उनमें बड़ी तादाद खवातीन की है और लगभग हर रियासत से ऐसी खबरें एहतजाज की आ रही हैं। हालांकि इसके बेदारी को लेकर भी बरसत इक़्तिदार जो जमात है उसके मेंबर पार्लियामेंट या फिर उसके MLAs या वो लगातार रैलियां भी कर रहे हैं या डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर एहतजाज देखा जा रहा है, उससे अब ये सवाल है कि क्या ये एहतजाज अब और आगे लंबा चलेगा या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के इस आज के इस रिमार्क के बाद कि इसे हम अगले 4 हफ्तों के लिए, जब मुकम्मल जवाब आ जाएगा तमाम अर्जियों पर मरकज़ का, तब हम इस पर कोई फैसला दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये आईनी बेंच के हवाले कर दिया जाए। खुर्रम, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और जो आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, क्या उन्हें पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और उन्हें कितनी इस बात को लेकर उम्मीद है कि उनका जो मौक़िफ़ है वो आगे जाकर सही साबित होगा? देखिए विशाल, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो ये कि पिछली समाअत में ये कहा गया था कि मरकज़ी हुकूमत अपना जवाब दाखिल करेगी, रूल्स बनाएगी नागरिकता कानून को लेकर, शहरियत कानून को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं इनसे आपकी वो बात ज़रूर पूछूंगा। क्या आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते का टाइम मांगा है। ऐसा है, मना कर रखा है, हमारी कमेटी ने मना कर रखा है कि कोई भी बयानबाजी करने के लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो तो सबको पता है। मुझसे आप क्या कहलवाना चाह रहे हो? नहीं, मैं कहलवा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमें अब फिर एक लंबा इंतजार फिर से करना पड़ेगा। क्या इस तरह की बात है? हमें फिर से ये तमाम चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आपको क्या लगता है कि ये जो हमें फिर एक लंबा इंतजार करने पड़ेगा, एक मरतबा फिर एक तारीख दे दी गई है, हमारा जो एहतजाज है वो लगातार जारी रहेगा? सही चीज़ के लिए इंतजार हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हमारी बात को मान ली है।
सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को मान ली है, उन्होंने कंसिडर किया है इसको, इस चीज़ को कंसिडर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को मान लिया है, क्योंकि अब हमें फिर से एक लंबा एहतजाज करना पड़ा। क्या आप लोग एहतजाज जारी रखेंगे? क्या आप लोग अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे हम लोग जब तक अंजरे पे ले लीजिए, अंजरे पे है, परमिशन मिला हुआ है। हमारे साथ जी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। विशाल, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऑथराइज लोग हैं, वो उन लोगों को बात करना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं। मैं खुर्रम, मैं आपके पास वापस आता हूं, तब तक मैं अपने नाजरीन को यह दिखाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग हुई, उसके बाद जो वकला हैं उन्होंने इस हियरिंग के बाद क्या कहा, यानी कि जो बयान है वकीलों का इस हियरिंग के बाद, वो हम सुनाना चाहेंगे अपने नाजरीन को, ताकि वो हम समझ पाएं कि एक वकील इसे किस तरह से बता रहे हैं इस आज के इस रिमार्क के बारे में। मुशावरत और कुछ और पार्टीज़ की तरफ से हम लोग अपीयर हुए और कोर्ट ने, हमने इंटरिम स्टे नहीं मांगा था, कोई भी किस्म का आज हमने स्टे नहीं मांगा था। हमने ये कहा था कि आप हमारी इस स्टे की एप्लीकेशन, इसके ऊपर एक डेट फिक्स कर दीजिए जिसके ऊपर एक प्रॉपर सुनवाई हो सके। उसको कोर्ट ने एग्री कर लिया। कोर्ट ने इस सजेशन को भी माना कि 5 जजेस बेंच इस मामले को सुने और वो हो सकता है उसके ऊपर भी वो ऑर्डर पास करें कि 5 जजेस बेंच को मैटर रेफर कर दें, और 4 हफ्ते का टाइम दिया है यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्लाई करने के लिए। सारी एप्लीकेशंस के, सारी पिटिशंस के ऊपर उन्होंने नोटिस जारी। और अब आपको भी ये बता दें कि महाराष्ट्र से आज एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के मुंबई में, मुंबई में उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के वजीर आला हैं, उनसे एक बड़ा वफ्द उलमा का, यानी जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 200 के करीब उलमा थे, समाजी तंजीमों के लीडरान थे और कुछ सियासी लीडरान भी थे। इन लोगों ने आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। जो उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के वजीर आला हैं, उनसे मुलाकात की है और इस मुलाकात में उलमा कराम ने पुरजोर मुतालबा किया है कि जो महाराष्ट्र में एनआरसी के अदम निफाज के लिए असेंबली में करारदाद मंजूर की जाए। उद्धव ठाकरे से उलमा का वफ्द आज मिलता है और ये मुतालबा करता है कि असेंबली में बाकायदा इसको लेकर एक करारदाद मंजूर की जाए, लेकिन वज़ीर महाराष्ट्र ने असेंबली में करारदाद मंजूर करने के मुताले पर वाज़ेह जवाब नहीं देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में किसी शहरी पर आँच नहीं आने दी जाएगी और एनआरसी से किसी भी शहरी के हुकूक और शहरियत को खतरे में नहीं डाला जाएगा। तो उद्धव ठाकरे ने हुकूमत पर यकीन करने का मशवरा दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है उलमा के इस वफ्द से कि आप हुकूमत पर भरोसा रखें। और हमारे नुमाइंदे मोहुद्दीन ने बातचीत की है कुछ लोगों से इस ताल्लुक से, इस मीटिंग के बारे में। सारे उलमाए कराम और इमाम मसाजिद का आज ये मुतालबा था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि CAA और NRC जैसे काले कानून को जिस तरीके से पंजाब हुकूमत ने अपने वहाँ करारदाद मंजूर करके उसको नाफिज ना होने का यकीन दिलाया, उसी तरीके से हम लोग चाहते थे कि महाराष्ट्र में भी ये काला कानून नाफिज ना हो, ऐसा असेंबली में इस तजवीज़ को मंजूरी दी जाए। ये हम लोगों का मुतालबा था। तो वज़ीर आला साहब ने आपकी बात मानी, जवाब क्या दिया आपको उन्होंने? देखिए, यहाँ मौजूदा वक्त में गठबंधन है और भी लोगों से, तो मुमकिन है कि शायद अपने हामियों से वो मशवरा करके कोई सही जवाब देंगे। लेकिन जो तकरीर की, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब किसी भी इस मुल्क में रहने वाले को आँच नहीं आने देंगे, लेकिन उन्होंने इस बात की भी अयादा किया कि कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि कानून इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है सरकार में, तो वो आपकी हिफाजत करेंगे। कानून के ताल्लुक से जो है वो साफ जवाब देते हुए वज़ीर आला साहब जो है वो बचते दिखाई दिए। देखिए, अगर कानून नहीं बनेगा तो उलमाए कराम का, इमाम मसाजिद का और तमाम देशवासियों का एहतजाज जारी रहेगा। आपका क्या बोलना है, अगर कानून नहीं बन पाया तो उलमाए कराम की क्या हैसियत होगी, किस हैसियत?
और ये जो कहा है उद्धव ठाकरे ने, इससे कितना मुतमईन है, लेकिन हमारे नुमाइंदे भी कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो वज़ीर महाराष्ट्र के किसी भी शहरी को कोई आंच आने नहीं दिया जाएगा। और ये तस्वीर आप देखिए, ये गुलबर्गा की तस्वीर है, एक रोज कबल की तस्वीर है। कल देर शाम से कल देर रात तक वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई और काफी बड़ी तादाद में वहां पर लोग जमा थे। कई सियासी तंजीमों, कई समाजी तंजीमों और कई मजहबी लीडर भी वहां मौजूद थे। उन सब ने एक रूह होकर के CAA, NRC, NPR जैसे कानून की मुखालफत की है। हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। शेड्यूल कास्ट को कुचलने का ही चल रहा है। 5000 साल से आप कुचल रहे हो और आज कहते हो हम शेड्यूल कास्ट के भलाई के लिए ला रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के अछूतपन के बारे में आपने कभी सोचा? आज भी वही परिस्थिति है जो पहले थी, लेकिन मोदी को याद नहीं आ रहा, शाह को याद नहीं आ रहा, और CAA जब आती है तब दलितों के हित में हम ला रहे हैं। तो ये गरीब, खास तौर पे हमारे देश के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर, इनके ऊपर शोषण करने का ये एक बड़ा हथियार है। और इसके चलते हुए डिटेंशन कैंप बना दिए, अच्छे डिटेंशन कैंप। मोदी साहब कहते कोई डिटेंशन कैंप नहीं है, सरकार कहती है पार्लियामेंट में 6 डिटेंशन कैंप है अब आसाम में। और हर राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने आज ऑर्डर दिया कि आप भी बनाइए डिटेंशन कैंप अपने स्टेटों में। हम कहते हैं सीधा सीधा, बंगाल में हमने कहा अगर डिटेंशन साहब का एक भी ईंट लगेगा डिटेंशन कैंप को बनाने के लिए, हम हाजिर हो जाएंगे उधर अपनी जान देने के लिए। लेकिन देश में कोई डिटेंशन कैंप नहीं होगा और कोई डिटेंशन कैंप बनने नहीं देंगे। आज हम उनसे कहना चाहते हैं, आज साफ करना चाहते हैं, हमारे पास वोटर आई कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली